Hello friends, from today onward, let's start the fresh topic of physical chemistry. As mentioned on the board, I'll start chemical calculations. आप ऑब्जर्व कीजिए, मैंने आगे पार्ट 1 भी लिखा है, केमिकल कैलकुलेशंस पार्ट 1. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट विल स्टडी इन दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं. वी हैड ऑलरेडी स्टडीड बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री. 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री स्टार्ट करते समय सबसे पहला चैप्टर मैंने बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री समझाया था, पढ़ाया था. और बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने केमिस्ट्री से रिलेटेड वह सारे बेसिक कंसेप्ट समझाए थे जो जनरली 9th और 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में आते हैं और जिनका इस्तेमाल इमीडिएटली 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट होते से ही हमें करना होता है. जनरली 9th और 10th स्टैंडर्ड में एक हैबिट होती है कई बच्चों की रट लेने की. वो जो भी चीज बुक में दी है उसको रट लेते हैं. उनका एम होता है सिर्फ एग्जामिनेशन में मार्क्स लाना, और एग्जामिनेशन में मार्क्स लाने के लिए जो दिया है ऐसा कैसे रट लो, एग्जामिनेशन में जाके ऐसा कैसे ही लिख दो, फुल मार्क्स आ जाते हैं, पूरे मार्क्स आ जाते हैं, 10 आउट ऑफ 10 आ जाते हैं. मगर इस प्रोसेस के दौरान जो एक्चुअली सब्जेक्ट से सीखना है, जो एक्चुअली चैप्टर में सीखना है, वो कहीं मिस हो जाता है और इस वजह से प्रॉब्लम आती है फिर 11th और 12th स्टैंडर्ड में. इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हमने 11th स्टैंडर्ड में कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं. बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में हमने एटम्स, एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस रिलेटेड टू number of gram atoms and related to number of gram moles, वह सब चीजें सीखी हमने. द कंसेप्ट ऑफ मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, यह बातें भी हमने बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में सीख ली. और बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के बाद हमने गैसियस स्टेट चैप्टर भी पढ़ डाला है. और गैसियस स्टेट चैप्टर में हमने अबाउट द बिहेवियर ऑफ गैस, अबाउट द गैसियस स्टेट, द वेरियस लॉ एसोसिएटेड विद गैसेस, वह पढ़ दी है. नाउ इट्स गुड टाइम टू लर्न द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल कैलकुलेशंस. इन केमिकल कैलकुलेशंस वंस अगेन हम वही बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, गैसियस स्टेट के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे. बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत वास्ट चैप्टर है. स्टार्ट तो हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, मगर ये धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा. और इनफैक्ट यह एक ऐसा चैप्टर है जिसे एक ही बार में नहीं पढ़ा जा सकता. हम इसके सारे कंसेप्ट एक बार में पढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं समझ सकते. इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में, 3 भाग में पढ़ा जाएगा. केमिकल कैलकुलेशंस के कंसेप्ट 3 पार्ट में पढ़े जाएंगे. सबसे पहले केमिकल कैलकुलेशन में व्हाट विल स्टडी, विल स्टडी द वेरियस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री. ध्यान रहे, दिस इज अ चैप्टर विच हैव गॉट डायरेक्ट एप्लीकेशंस इन द रिसर्च वर्क, इन द इंडस्ट्रीज, इन द लेबोरेटरीज. आगे इंडस्ट्रीज में जो भी केमिकल इंडस्ट्री है या जो भी इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू केमिस्ट्री हैं, उन सभी में इस चैप्टर और इस चैप्टर में पढ़े जाने वाले कंसेप्ट का डायरेक्ट इस्तेमाल होता है. रिसर्च में, लेबोरेटरीज में, you talk about NASA, you talk about ISRO, you talk about DRDO, you talk about any R&D department.
any type of R&D department, there we have got the application of this chapter. In fact, it's a very interesting chapter. I would never say it's a difficult chapter. मैं कभी भी इसको difficult तो नहीं कहूंगा. In fact, it's interesting. आप एक बार इसको पढ़ना चालू करोगे, आप इसको करना चालू करोगे, आपको मजा आने लगेगा. आप की इच्छा ऐसी होगी मैं करते जाऊं. और कई बार तो once you start enjoying the chapter, कई बार ऐसा होता है you start giving disproportionate time to it. आपको ज्यादा ही समय देने लगती है क्योंकि आपको मजा आने लगा सब्जेक्ट पढ़ने में. हमें वो चीज भी अवॉइड करनी है. अब अलग अलग कंसेप्ट जो हमने पढ़ना है 3 भाग में. पहला भाग तो हम अभी पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में ही. बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री और गैसियस स्टेट कर लेने के बाद अगला चैप्टर हम केमिकल कैलकुलेशन. और इधर हम वाकई में कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल तक नहीं जाएंगे, फिर भी केमिकल कैलकुलेशंस इजी वाले ही लेंगे. The second part of the chapter must be studied between your 11th and 12th standard. ठीक 11th क्लास फिनिश होते से ही और 12th स्टैंडर्ड के पहले. इसका जो पार्ट 2 मैं पढ़ाऊंगा आपको मार्च अप्रैल मंथ के दौरान, इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, जब आपने 11th क्लास के सारे कंसेप्ट सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे. 11th स्टैंडर्ड शायद एग्जामिनेशन भी दे देंगे और 12th स्टैंडर्ड का कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 2 पढ़ेंगे. और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनफैक्ट केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 2 में हम जो सीखेंगे वो कंसेप्ट तो 11th स्टैंडर्ड के ही होंगे, मगर वो उनका लेवल बढ़ जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी. हम केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 2 जो पढ़ेंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की स्किल डेवलप करने के लिए पढ़ेंगे. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए, कैसा भी प्रॉब्लम आए, उसे हम सॉल्व कर सके, इसके लिए हम केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 2, और वो 11th क्लास के बाद. आप 11th क्लास के एग्जाम दे दो, स्कूल के एग्जाम, बिकॉज स्कूल के एग्जामिनेशन में पार्ट 1 ही सफिशिएंट है. और इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का भी टच इसमें आ जाता है. पर एक अल्टीमेट लेवल टच करने के लिए केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 2, जो कि 11th क्लास के बाद और 12th क्लास के पहले. और केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 3, उसमें वंस अगेन कुछ नए कंसेप्ट, एडिशनल कंसेप्ट जो 11th स्टैंडर्ड में शामिल नहीं है, जो 12th स्टैंडर्ड में शामिल है, हम उन्हें 12th स्टैंडर्ड के ऑलमोस्ट मिड में या एंड में कहो, 12th स्टैंडर्ड के मिड में कहूंगा मैं. 12th स्टैंडर्ड का जो लास्ट फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है उसके पहले पढ़ाऊंगा मैं केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 3. इस तरह से यह जो चैप्टर है 3 पार्ट में करा जाएगा. अब आप इस बात से समझ जाइए कि जिस चैप्टर को हम 3 पार्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब वो कितना लंबा चैप्टर है. होना भी चाहिए. इट इन्वॉल्व ऑल द कैलकुलेशंस इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे ही कैलकुलेशन ऑलमोस्ट इस चैप्टर में आ रहे हैं. इसलिए यह लेंथी चैप्टर है और इसलिए इसको 3 पार्ट में पढ़ा भी जाना चाहिए. देखिए, मैं तेजी से सबसे पहले वह बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में समझे हुए कंसेप्ट को एक बार रिकॉल करा देता हूं और फिर मैं कराना चालू करता हूं. एक और बात, दिस चैप्टर इन्वॉल्व प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स ओनली. इसमें थ्योरी के नाम पर कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं है, मुझे कोई बहुत ज्यादा चीज समझानी नहीं है, थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है. मैंने 3 पैकेज डिजाइन कर रखे हैं. तीनों पैकेज में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम से ही प्रॉब्लम्स है. सॉल्व प्रॉब्लम, देन अनसॉल्व प्रॉब्लम. ऑफ कोर्स सॉल्व प्रॉब्लम तो मैंने आपके ही लिए रखे हैं, आपको ही देखना समझना है. अनसॉल्व प्रॉब्लम हम देखेंगे
क्लास में। मैं क्लास में प्रॉब्लम को पढ़ने का तरीका समझाऊंगा, उसके कंसेप्ट को कैसे ग्रैस्प करा जाएगा वह समझाऊंगा, उसमें किस तरह से कंसेप्ट अप्लाई करा जाएगा, उसको क्रैक कैसे करा जाएगा, उसमें थियोरी और कौन सी लगाई जाएगी वह समझाऊंगा, इक्वेशंस लिखना समझाऊंगा, उसको सॉल्व करना समझाऊंगा, और साथ साथ में उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पार्ट को भी समझाते जाऊंगा। ऑलमोस्ट पैकेज में दिए हुए 1/3 प्रॉब्लम मैं करूंगा, 1/3 प्रॉब्लम मैं करूंगा, और रिमेनिंग 2/3 आपको करना है। मैं फिक्स 1/3 प्रॉब्लम से इस चैप्टर में आने वाले सारे कंसेप्ट को समझा दूंगा, बाकी के आप करके प्रैक्टिस करना। देखिए, हमने बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में इस कंसेप्ट को समझ ही लिया है, मैं तेजी से बता देता हूं। इफ एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट फॉर एनी एलिमेंट इज ए, किसी भी एलिमेंट के लिए एटॉमिक वेट यदि ए है, जैसे ऑक्सीजन के लिए 16, नाइट्रोजन के लिए 14, कार्बन के लिए 12, या फिर आयन के लिए 56, इन दैट केस ए ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट यदि उस एलिमेंट के ए ग्राम्स लिए जाएंगे, देन दिस वुड बी कॉल्ड 1 ग्राम एटम। ए ग्राम्स लिए गए तो उसको हम 1 ग्राम एटम कहेंगे, एंड 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट और ए ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट ऑलवेज कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, where Avogadro's number is 6.023 into 10 to the power 23। यह हमने बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में पहले ही सीख रखा है। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस से हमने यह बात लिख दी थी। उस एलिमेंट का 1 ग्राम लिया जाए, 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट यदि होगा तो उसे हम कहते हैं 1/A ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, 1/A ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। और इसमें यदि नंबर ऑफ एटम्स हमसे पूछे जाएं 1 ग्राम एलिमेंट में, तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे N/A एटम्स। यह बात हमने बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में देख रखी है। और यदि इस एलिमेंट के W ग्राम्स लिए जाएंगे, W ग्राम ऑफ एलिमेंट लिया जाए, तो उसमें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स होंगे W/A ग्राम एटम्स, और उसमें नंबर ऑफ एटम्स की यदि बात की जाए तो W into N/A एटम्स होंगे। जैसे हम बात करते हैं, मैं कोई एलिमेंट का नाम लेता हूं, लेट अस से कैल्शियम। कैल्शियम हैव गॉट एटॉमिक वेट ऑफ 40 AMU एटॉमिक मास यूनिट। If calcium have got atomic weight of 40 AMU, in that case, if we take 40 grams of calcium, यदि हमने कैल्शियम के 40 ग्राम लिए, तो कैल्शियम के 40 ग्राम में 40 grams of calcium would be called 1 gram atom of calcium. 40 grams of calcium would be called 1 gram atom of calcium.
and this 40 grams of calcium, which we are calling 1 gram atom of calcium, would always contain 6.023 into 10 to the power 23 atoms. This is Avogadro's hypothesis. यह जो चीज है, जो हमने कहा कि 1 ग्राम एटम में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम होते हैं, ये हर एक एलिमेंट के लिए होल्ड करेगा. दिस इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस. और फिर मैंने एक बेसिक यूनिटरी मेथड से कहा कि यदि ए ग्राम में 40 ग्राम कैल्शियम को हमने 1 ग्राम एटम कैल्शियम कहा और उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम मतलब 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम हुए, तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम लेने पर क्या होगा? इफ वी टेक 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम, देन 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम would be said to be 1/40 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम. उसे हम कहेंगे 1/40 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम. 1/40 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम, which is 1 gram of calcium, would contain 6.023 into 10 to the power 23 upon 40 atoms. उसमें इतने एटम्स होंगे. ऑल्सो यदि हमने 5 grams कैल्शियम लिया, if we took 5 gram of calcium sample, then 5 gram of calcium would be called 5/40 gram atoms of calcium, or 5 into 6.023 into 10 to the power 23 upon 40 atoms of calcium. उसमें इतने एटम्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, इतने एटम. एटम मीन्स the smallest unit of element. Now, if we are asked with what is weight of one atom, एक एटम का वजन कितना होगा, तो once again यूनिटरी मेथड से मैं बता सकता हूं. n एटम वे a grams, n एटम वे a grams. So what would be the weight of one atom? मैं इधर 1 एटम लिखता हूं, 1 एटम, इसे नीचे ले आऊंगा. 1 atom would be called 1/n gram atoms, सबसे पहली बात, and its weight would be A/n grams. एक एटम का इतना वजन होएगा. ध्यान रहे, मैंने बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में यह भी बताया था, ये जो AMU है, it's a unit of mass. AMU is unit of mass. It's atomic mass unit. This AMU is, this particular unit AMU is used in order to measure the weight of an atom, जो कि बहुत ही हल्की होती है. मैंने यह भी बताया था 1 AMU is equal to 1/n grams, or 1 AMU is equal to 1/6.023 into 10 to the power 23 grams, or it's equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. This is 1 AMU, 1 atomic mass unit. यह बात हमने पहले ही बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में देख ली है, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं. अब इसके बाद हमने मॉलिक्यूल के लिए भी कंसेप्ट सीख लिया है. फॉर एनी मॉलिक्यूल, इफ वी टॉक अबाउट एनी मॉलिक्यूल, फॉर एनी मॉलिक्यूल, if molecular weight is m AMU, if molecular weight is m AMU,
वंस अगेन मॉलिक्यूल के लिए हम यह सारी बात लिख सकते हैं, m grams of that compound would be called 1 gram molecular weight or 1 gram mole or simply 1 mole. उसको हम 1 mole कहेंगे, and that 1 mole would always contain Avogadro's number of molecules. एक मोल हमने किसी भी कंपाउंड का लिया, एक मोल हमने किसी भी मॉलिक्यूल का लिया, या एक मोल मॉलिक्यूल मतलब उसका m ग्राम। जैसे हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है। इसका मॉलिक्यूलर वेट हम कह सकते हैं कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड 12 प्लस 2 इंटू 16 44 44 AMU इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ इट मीन्स इफ वी टेक 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यदि हमने 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे, एंड दैट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज कंटेन Avogadro's number of molecules. This is Avogadro's hypothesis. यह जो हमने लिखा है, एक मोल में हमेशा Avogadro's number of molecules होंगे, इसे हम Avogadro's hypothesis कहते हैं। This is Avogadro's hypothesis. Now, यूनिटरी मेथड वंस अगेन, जैसे मैंने इधर अप्लाई करा वैसे ही लगाऊंगा। m ग्राम्स को 1 मोल का, तो 1 ग्राम को क्या कहोगे, 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड, इसे आप क्या कहोगे, 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड वुड बी कॉल्ड 1 by m moles of compound. If we take 1 gram of carbon dioxide, that 1 gram of carbon dioxide would be called 1 by 44 moles of carbon dioxide, and that 1 by 44 moles of carbon dioxide would always contain n by 44, n by m molecules of carbon dioxide. उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। 1 gram of compound means 1 by m moles, or it would contain n by m molecules. While if we take W grams of compound, यदि हमने W grams of compound लिया तो W grams of compound would be called W by m moles of that compound, and it would always contain W into n by m molecules of that compound. Once again, if we are asked with the weight of 1 molecule, यदि हमसे पूछा जाए एक मॉलिक्यूल का वजन कितना है, जैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यदि लिया जाए, if we are able to, if we could isolate 1 molecule of carbon dioxide, then what would be the weight of that 1 molecule of carbon dioxide? किसी तरह से यदि हम एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को आइसोलेट कर सकें तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल का वजन कितना होगा। एक मॉलिक्यूल को सबसे पहले हम क्या कहेंगे, मैं इधर से देख रहा हूं, 1 by n मोल्स कहेंगे, और इस 1 by n मोल्स का वजन होगा m upon n ग्राम्स। एक मॉलिक्यूल का इतना वजन होगा। ये सारी बातें इसके पहले हम बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में देख चुके हैं, लिख चुके हैं, और वहां पर हमने मैंने एक शीट भी दी थी, उससे आपने थोड़ा प्रैक्टिस भी करा। इनफैक्ट वो सारी चीज इनिशियली तो इसमें दोबारा रिपीट भी होगी,
मैं तेजी से नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक्सप्रेशन लिख देता हूं। मैं कहीं ऊपर लिखूंगा, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मिली मोल्स, उन सब के लिए मैं एक्सप्रेशन तेजी से लिखता हूं। प्लीज नोट इट डाउन। We used to express a number of gram atoms like this in a generalized manner. Number of gram atoms is weight of element in grams upon atomic weight. Weight upon element, weight of element in grams upon atomic weight. This is number of gram atoms. Similarly, we used to define number of moles. जैसे हमने लिखा for any molecule, if molecular weight is MAMU, m grams would be called 1 mole, 1 gram would be called 1 by m mole, and W gram would be called W by m moles. So we used to say number of moles is weight of that molecule in grams upon molecular weight. This is the expression for number of moles. बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में हमने लिख रखा है, सिर्फ दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं एक तरीके से। जबकि यदि वेट मिलीग्राम्स में हो तो क्या होएगा, जरा सोचिए। यदि वेट मिलीग्राम्स में हुआ, वेट इन मिलीग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इन दैट केस वील हैव नंबर ऑफ मिलीमोल्स। हम मिली शब्द दोनों तरफ लगा देंगे। इफ वेट इज इन मिलीग्राम्स, देन वेट इन मिलीग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वुड बी कॉल्ड नंबर ऑफ मिलीमोल्स। दिस वुड बी कॉल्ड नंबर ऑफ मिलीमोल्स। हम इस तरीके से यह एक्सप्रेशन एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस जो हमने सीखी है उसके बेसिस पर लिख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन को सीखेंगे हम। मैं एक बात और बताता हूं इधर, जो बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री गैसियस स्टेट में पूरे में सीखी है। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, सॉरी Avogadro's hypothesis for gases. Avogadro's hypothesis for gas. One mole of any gas at NTP occupy 22.4 liters. 1 mole of gas occupy 22.4 liters. At NTP. This is Avogadro's hypothesis for gas. What is NTP here? NTP is 1 atmosphere and 273 degree Kelvin. This is NTP. ऑलरेडी गैसियस स्टेट में देख लिया है, इधर हम सीधा लिख रहे हैं। So 1 liter of gas at NTP, 1 liter of gas at NTP would be called 1 by 22.4 moles of gas, and n moles of gas, n moles of gas
would always occupy n into 22.4 liters at NTP. हम कहेंगे इस बेसिस पर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कंक्लूड कर सकते हैं. वॉल्यूम इन लीटर्स और वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स अपॉन 22.4 इज नंबर ऑफ मोल्स. आप इधर देखिए, n मोल्स ऑफ गैस occupy this much space, so I may rewrite volume of gas at NTP upon 22.4 liters is number of moles. ध्यान रहे वॉल्यूम भी लीटर्स में ही सब्स्टिट्यूट करा जाना चाहिए, जिससे लीटर लीटर कैंसिल आउट हो जाए. मैं सारी चीज प्रॉब्लम्स करते समय भी बताऊंगा. ऑल दिस आर द कंसेप्ट जो मैंने तेजी से रिवाइज कराए हैं, जो बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री में भी सीखे हैं, गैसियस स्टेट चैप्टर में भी सीखे हैं. अब इसी बेसिस पर अब हम प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेंगे. मैं यहां नहीं कहता हूं कि इट्स द फिनिश ऑफ द थ्योरी. अभी तो मोल कंसेप्ट और इसके अलावा ढेर सारी थ्योरी पढ़नी है. केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 1, यह जो स्टडी पैकेज है इसमें भी हमने सब पार्ट्स बना रखे. पहले पार्ट में तो हम यही बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोल्स और एटॉमिक वेट, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एटम्स, एटॉमिक वेट, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस बात को समझेंगे. और इस बेसिस पर कुछ 17 प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं. The second part, the second sub part of this part 1 is problem based on chemical equations, stoichiometry. इस पर्टिकुलर पार्ट में हम मोल कंसेप्ट और उसके एप्लीकेशन को सीखेंगे. और इसमें मैंने ढेर सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स भी दिए हैं. ऑलमोस्ट 17 सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं और अनसॉल्व प्रॉब्लम भी इस पार्ट में. देयर आर मोर देन 50 अनसॉल्व प्रॉब्लम्स. मैं जब सेकेंड सब पार्ट कराऊंगा तो उससे रिलेटेड थ्योरी समझाऊंगा. द थर्ड सब पार्ट ऑफ दिस पार्ट 1 इज इडियोमेट्री और द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन गैस एनालिसिस. उसको पढ़ाते समय, सिखाते समय उससे रिलेटेड थ्योरी बताऊंगा. दैट इज थर्ड सब पार्ट. एंड द फोर्थ सब पार्ट इज वंस अगेन डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट. जो एटम्स हैं इनके एटॉमिक वेट कैसे डिटरमाइन हुए, जो मॉलिक्यूल हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट कैसे डिटरमाइन हुए, इन सब बातों को हम फोर्थ सब पार्ट में सीखेंगे. और उससे रिलेटेड सॉल्व प्रॉब्लम्स भी हैं और कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स भी हैं. एंड फाइनली द फिफ्थ सब पार्ट, fifth section of this part is qualitative analysis of organic compound. और इससे related once again there are lot of problems, solved and unsolved problems. और फिर finally objective problems है. As I told you, हमें सिर्फ प्रॉब्लम को पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका, उसको सॉल्व करने का तरीका सीखना है. इतनी थ्योरी करने के बाद अब हम प्रॉब्लम्स देखना चालू कर देते हैं और उनको सॉल्व करना सीखना चालू कर देते हैं. हम एक साथ सारी थ्योरी नहीं समझते हैं. हम हर सेक्शन के लिए थ्योरी को बार बार सीखेंगे, अलग अलग सीखेंगे. सेक्शन 1 से रिलेटेड यह सारी थ्योरी है. अब मैं प्रॉब्लम्स कराना स्टार्ट करता हूं. मैं कैसे कराऊंगा ये समझा दूं. आई विल सॉल्व फिक्स 1/3 प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 1 में 17 प्रॉब्लम्स हैं, 1 से लेकर 17 तक. लेट मी सॉल्व एवरी 3n+1 प्रॉब्लम. 3n+1, 3n+1 का मतलब क्या हुआ? 1, 4, 7. इस तरह से मैं एवरी 3n+1 प्रॉब्लम सॉल्व करते जाता हूं. ऑटोमेटिकली इसमें सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, सारे फंडामेंटल्स आ जाएंगे.
और बाकी के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है। इसे नोट कर लीजिए, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चालू करवाऊंगा, प्लीज इसे नोट फटाफट।